जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज अपना जो मैथ का कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट की तो काफ़ी सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अपना, और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोगों ने प्रीवियस ईयर एनालिसिस का 20 डेज सीरीज स्टार्ट किया है। ठीक है ना। तो आज अपना उसी सीरीज का डे नंबर 5 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 4 डेज अपने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। ठीक है ना। तो देखिए, एक चीज़ का यकीन मानिए, अगर जो बच्चा कॉन्सेप्ट क्लास और ये PYQ एनालिसिस देख के चला जाता है, यकीन मानिए आपके 30 में से 30 आ जाएंगे मैथमेटिक्स के, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि उसी तरीके से इस चीज़ को फॉलो भी कीजिएगा। मैं बहुत बड़ी बड़ी वीडियो इसलिए लेकर के नहीं आ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि इस पे हम लोग हर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का। आज का जो क्वेश्चन है थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है तो ऊपर इंग्लिश में है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो पढ़ ले। मैं यहाँ नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसको कंबाइन करता हूँ, इसको पढ़ता हूँ। ठीक है ना। देखो, कह रहा है किसी कंपनी का तेल 2 भिन्न आकार के डिब्बों में उपलब्ध है। ठीक है ना, 2 अलग अलग डिब्बे हैं, उसमें तेल को रखा गया है। पहला क्या है, वर्गाकार आधार जिसकी की भुजा 16 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ऐसा बोतल है एक स्क्वायर के हिसाब से। ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है और वृत्ताकार आधार जिसकी की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई भी है। किस डब्बे में अधिक तेल आएगा और कितना अधिक होगा। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको 3.14 दे रखा है। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करता हूं ताकि सॉल्व करने का स्पेस मिल जाए हमें। ठीक है ना, ये रहा। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना होता है। ठीक है ना, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन वाला। इसने ये कहा कि 2 डब्बे हैं। एक डब्बा है जिसका कि बेस इस तरह से स्क्वायर है। ठीक है ना। एक डब्बा है जिसका कि आधार जो है इस तरह से है। तो देखो, अब उसमें क्या कर रहा है, इसको इस तरह से बोतल बना लिया इसने। इसमें लंबाई जोड़ दोगे तो बोतल तैयार हो जाएगी आपकी, है ना। ये सपोज ये इस तरीके से एक बोतल तैयार हो गया। इस तरीके से थोड़ा सा फिगर पे कम ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये बन गया। इस तरह के बोतल तैयार कर लिया, और एक बोतल उसने इस तरीके से तैयार कर लिया, बेस को सर्कुलर लेकर के। ये इन दोनों में उसने तेल को भर दिया। ठीक है ना। कह रहा है किस तेल में कितना मतलब कितना ज़्यादा आएगा, तेल कितना ज़्यादा आएगा, इसको बताना है। तो देखिए, जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आता है तो इसमें हमें वॉल्यूम यानी कि आयतन की तुलना करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फिगर का आयतन और इस वाले फिगर का आयतन देखेंगे कि किसका आयतन ज़्यादा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि किसमें तेल ज़्यादा आएगा। ठीक है ना। तो चलो, अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना कि किसी भी शेप का, कोई भी 3D शेप है, अगर हम उसके आधार के क्षेत्रफल में जो आयतन होता है, देखो आयतन जो होता है, आयतन बराबर होता है आधार क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल, और उसमें गुणा कर दीजिए ऊंचाई से। ठीक है ना। किसी के भी आधार के क्षेत्रफल में अगर आप ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस पूरे शेप का क्या आ जाता है, क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है ना। तो अगर हम इसका आधार की क्षेत्रफल की बात करें, कह रहा है प्रत्येक वर्ग जो है 16 सेंटीमीटर साइड का है, तो इसका जो बेस है वो तो 16 का हो गया। तो आधार क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 गुणा 16 हो गया। ये तो आधार का क्षेत्रफल हो गया, वर्गाकार आधार का। ठीक है ना। लेकिन हमें तुलना किस में करनी है, आयतन में। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आपको आधार क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से गुणा करेंगे तो आयतन निकलता है। तो इसका ऊंचाई कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। तो यहां मैंने गुणा कर दिया 12। तो ये आ गया स्क्वायर बेस वाले का वॉल्यूम, निकल करके आ गया हमारे पास V1 मान लो। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कह रहा है इसका क्षेत्र सेम उसी पैटर्न पे हम इसका भी निकाल लेंगे। इसका आधार क्षेत्रफल क्या होता है, आधार क्या है, त्रिज्या R है अगर, तो बेस कैसा दे रखा है, सर्कुलर दे रखा है। तो वृत्त का आधार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर हो जाएगा इसका बेस का। ठीक है ना यहां तक। लेकिन अगर मैं चाहता हूं इसका वॉल्यूम निकालना तो इसकी हाइट से गुणा कर दे, इंटू h कर दे। तो अब ये सारी वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, आपको पाई की वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 3.14। ठीक है ना। ओके, और क्या दे रखा है, आर कितना दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, यहां पे कह रहा है, एक सेकंड छुप गया, ये रहा। यहां पे देखिए 10 सेंटीमीटर बेस त्रिज्या वाला है और 10 ही हाइट भी दे रखा है। तो इसका जो आधार क्षेत्रफल त्रिज्या दे रखा है वो 10 दे रखा है। तो आर स्क्वायर है तो 10 को 2 बार लिख लेते हैं। ठीक है ना। ऊंचाई भी 10 लिखा है तो एक बार और 10 लिख दिया। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या करोगे,
ये 10 से तो ये दशमलव जो है एक अंक इधर खिसक गया, इस वाले 10 को गुणा किया तो दशमलव यहाँ आ गया, और इस वाले 10 से जब गुणा किया तो एक जीरो लग गया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3140। ठीक है ना, तो ये आ गया इस वाले जो सिलेंडर टाइप का बन गया, इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना, 3140। अब देखो इसको जरा कैलकुलेट करो, 16 गुणा 16 कितना होता है, 16 का स्क्वायर सबको याद होगा 256 होता है। ठीक है ना, एक सेकंड, ये होता है 256, और 256 में आप 12 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए जब आप 256 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने, ये यहाँ पे पाई कर देता हूँ, ये 256 में 12, 12 छक 72 का 2 कैरी लगा 7। ठीक है ना, 12 पचे 60 और 7 67 का 7 कैरी लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, ये आ गया 3072, इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना, और इसका वॉल्यूम आ गया 3140। तो बताओ कौन ज्यादा है। सबसे पहले तो हमें यही पता चल गया कि वृत्त वाला जो है ये ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये 3100 का है और ये 3000 है। तो देखिए वृत्त आधार डिब्बा ये ज्यादा है, वृत्त आधार वर्ग वाले तो दोनों काट दीजिए आंसर। ठीक है ना, अब ये कितना ज्यादा है उसको चेक कर लेते हैं। ये 3072 है, ये 3140 है, तो 3140 में से माइनस कर दीजिए कितना, 3072, तो 10 में से 2 गया 8। ठीक है ना, ओके, और आपका यहाँ बच गया कितना, 13, तो एक चला गया था ना, एक और कैरी ले लिया, तो 13 में से 7 गया 6, तो 68 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 68 मतलब वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 68 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है किसका, वृत्ताकार आधार वाले डिब्बे का। तो यहाँ पे देखिए 68 यहाँ दे रखा है ए वाले पे, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट ज्यादा पूछ रहा है जिसमें थोड़ा सा वो टाइम आपका वेस्ट कर सके। ठीक है ना, कैलकुलेटिव। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कह रहा है आंकड़ा दे रखा है कुछ के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है ना, ये आपसे निकलवाना चाह रहा है। ठीक है, चलो तो देखिए मीन, मीडियन और मोड निकालने का सबसे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सारे डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए पहले तो। ठीक है ना, तो चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। हाँ, देखिए सारे डेटा को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं तो सबसे छोटा हमें मिल जाएगा 2, तो 2 लिख लिया। 2 के बाद और छोटा कोई है तो 3, एक बार, 2 बार, 3 बार 3 है, तो 3, 3, 3 ये आ गया। 3 से बड़ा क्या है आपके पास, 4 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 5 है तो 5 लिख दिया। 5 से बड़ा 6 है तो 6 लिख दिया। 6 से बड़ा 7 है तो 7 लिख दिया। 7 से बड़ा 8 है, एक जगह 2 जगह 8 है, तो 8 और 8 इस तरीके से आप लिख लीजिए। ठीक है ना, अच्छा तो अच्छा मुझे ये बताओ मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है, आप लोगों को मैं बता दूं, वैसे तो फार्मूला एक होता है लेकिन फार्मूले पे मत जाओ। जब आपके पास ऑड डेटा हो, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डेटा है ना आपके पास, तो ये ऑड संख्या होगी। ठीक है, ऑड संख्या हो गई। ठीक है ना, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन जो होता है इनकी बीच वाली संख्या होती है। तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर, तो बीच में 5 है, तो ये मीडियन निकल के आ गया आपका, क्या, मीडियन। मीडियन आपका निकल के कितना आ गया, 5 मिल गया। ठीक है ना, ये समझ गए। अच्छा मीन क्या होता है, मीन यानी कि हिंदी क्या होती है, माध्य। माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है सभी डाटा को जोड़ करके उससे भाग दे देने को माध्य बोलते हैं। एक तरह से औसत, एवरेज जो होता है, एवरेज आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है ना, तो एवरेज जो होता है सारे डेटा को जोड़ो और उसके नंबर से भाग दे दो, तो आपका जो मीन निकल के आ जाएगा वो आ जाता है, कितना आ जाएगा देखिए। चलो इनको सबको जोड़ते हैं, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 5 कितना हो जाता है, 11 5 आपका हो जाता है 16, 16 और 6, 16 4 20 2 22, 22 और 7 29, 29 1 30, 30 और 7 37, 37 में अगर आप 8 जोड़ते हो तो 37 और 3 आपका हो जाता है 40, और 40 और 5 45, तो ये आपका आ जाए कितना है 45। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 8 थी, 9 थी, तो 9 से भाग दीजिए, तो 9 पचे 45, तो आपका जो मीन निकल के आ गया वो भी कितना आ गया, 5 निकल करके आ गया। ठीक है ना, मीडियन भी 5 आ गया। अगला क्या पूछा है आपसे, मॉड। देखिए मॉड का मतलब होता है सबसे ज्यादा बार जो डेटा आया होता है उसे उसका मॉड कहा जाता है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा बार देखिए कौन सा डेटा आपका आया है, 3 को अगर मैं देखूं तो 3 बार, बाकी सब कम है, तो आपका जो मॉड निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3। अब आपसे क्या पूछा है,
माध्य में माध्यक को जोड़ो और बहुलक को घटा दो, तो मतलब 5 + 5 - 3, तो 5 5 10 में से 3 गया 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ दे रखा है, ये रहा सी ऑप्शन पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से इस टॉपिक से जरूर बनता है, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है ना। बल्कि मैं प्रैक्टिस सेट में हर सेट में एक क्वेश्चन इसका लूंगा, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, सारे प्रैक्टिस सेट जरूर देखना। चलो यहां तक आ गए, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है ना। आई थिंक ये तीसरा है। चलो तो ये समझ लीजिए, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है एक बार रोक करके पढ़ लीजिए, मैं इसको ऊपर करता हूँ, वीडियो रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे आपको ऑप्शन के साथ मिल जाए। ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 5 विषयों में कुल जो है 630 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। कह रहा है जब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान यानी कि साइंस तथा सोशल साइंस में प्राप्त अंकों की पाई चार्ट पर दिखाया जाए तो केंद्र पर क्रमशः 65, 53, 85, 81 एंड 76 के कोण बनते हैं। उस विद्यार्थी ने मैथ में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, ये आपको पता करना है, ठीक है ना। तो देखिए पाई चार्ट क्या होता है, इस तरीके का एक सर्कुलर चार्ट होता है, इस तरीके का, ठीक है ना। और मैंने पाई चार्ट का एक अलग से भी वीडियो बना रखी है, जिसको अगर डाउट हो वहां जाके देख लेना, उसमें बहुत डिटेल में समझाया है हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिक अगर समझे, इसके टोटल जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, पूरा डेटा जो होता है वो 360 के बराबर होना चाहिए। इसने कहा है बच्चे को जो नंबर मिला है वो मिला है कितना, 630। इसका मतलब जो 630 अंक है ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री कोण के। क्यों? क्योंकि अंकों को बदला जा रहा है पाई चार्ट के माध्यम से डिग्री के फॉर्म में, ठीक है ना। तो 300, अगर कोई बच्चा 360 नंबर 630 नंबर पाया है तो वो पूरा वृत्त को कवर करेगा, ये समझ लो। लेकिन जितना जितना पार्ट पाया उसकी। अच्छा तो मुझे ये बताओ, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, 0 से 0 काट दूं, तो 63 नंबर पाने वाले का कोण हो जाएगा 36 डिग्री। अगर कोई 63 नंबर 63 नंबर पाया है तो उसका जो है डिग्री में कितना वैल्यू होगी, 63 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने हमसे कहा है क्या कि उस विद्यार्थी ने गणित यानी कि मैथ में हिंदी से कितना अंक अधिक प्राप्त किया। तो हम देखते हैं। तो देखिए गणित कहाँ है, ये रहा हिंदी वाला। हिंदी वाला पहला है तो 65 उसने हिंदी में प्राप्त किया है। गणित तीसरा है, तीसरा आपका 85 है, गणित में उसने 85 पाया है। तो बताओ कोण में कितना दे। देखो ये मत करना कि पहले नंबर निकालेंगे फिर अंतर करेंगे। आप एक काम करना, पहले डिग्री में ही अंतर को फाइंड कर लो, ठीक है ना। तो 85 डिग्री और 65 डिग्री में अंतर कितने का आ गया, 20 डिग्री का, ठीक है ना। तो आपसे यही अंतर की वैल्यू पूछ रहे हैं, किसमें, उन्होंने डिग्री में नहीं पूछा है, उन्होंने आपसे पूछा है नंबर में कितना अधिक पाया है। तो डिग्री में तो 20 डिग्री अधिक पाया है, नंबर में कितना अधिक पाया होगा। तो मुझे बताओ यहां से 36 डिग्री का मान है 63 नंबर, तो 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि सर 63/36। देखिए मैं डिटेल में बता रहा हूं, आप घबराना मत, ठीक है ना। 1 डिग्री का इतना हो गया। अब अगर मैं कहूं 20 डिग्री का कितना होगा, तो आप कहोगे कि इधर भी 20 डिग्री बना दीजिए, इधर भी 20 से गुणा कर दीजिए, 63/36 गुणा 20, ठीक है ना, ये आ गया। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। किससे कटेगा, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 6 3 9 9 से कटने वाला है, ये भी 6 3 9 9 से कटने वाला है। तो 9 सत्ते 63 और ये 9 चौक 36, 4 से इसको काटोगे 5 बार में, तो 7 पच्चे 35। तो 35 नंबर जो है उस बच्चे ने गणित में अधिक पाया है मैथ हिंदी से, ठीक है ना। तो आपको सारे नंबर नहीं निकालना है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। मैंने बहुत सारे बच्चों के सॉल्यूशंस देखे हैं, उन्होंने पहले नंबर में गए हैं, पहले हिंदी का नंबर पता किए कितना था और गणित का पता किए कितना था, तब जाकर के ये निकाले हैं, क्योंकि यहाँ नंबर में पूछा था। तो आप डिग्री में ही अंतर निकालो, डायरेक्ट डिग्री से ही यहीं से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो 3 क्वेश्चन हो गया। आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। ये आपका आ जाता है आज का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। पहले आप खुद पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, आई थिंक सब कुछ ठीक ठाक दिखता होगा आप लोगों को। यहाँ पे कह रहा है, आप लोगों को दिखने से मतलब है कि ये विजिबिलिटी इस पे सही आ रही होगी, क्वेश्चन सही लगा होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा ब्लर था इसलिए कह रहा था। देखो कह रहा है किसी समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 1080 है, ठीक है ना। कोई समबाहुभुज है जिसके सभी अंतः कोणों का योग 1080 है। कह रहा है इस बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप क्या होगी, ये आपसे पूछा है। चलो तो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं। देखो
एक एक इसमें फार्मूला आपको बताता हूं। कोई भी अगर बहुभुज है, ठीक है ना, तो उसके अंतः कोणों का योग क्या होता है? अंतः कोणों का योग ये बराबर होता है n। n होता है नंबर ऑफ भुजाएं, कितने भुजा वाला वो बहुभुज है। n इंटू 180, सॉरी एक सेकंड, ये होता है 180 इंटू n माइनस टू, ठीक है ना। तो ये फार्मूला ऐसे याद रखो। देखो ये होता है आपका फार्मूला 180 ब्रैकेट में n माइनस टू, ठीक है ना, ये होता है। बेसिकली ये फार्मूला जो था इस तरीके से था, कैसे था वो मैं आपको बताता हूं। वहां पे था 180 n माइनस 360, तो या तो ऐसे करके याद कर लो अंतः कोणों का योग, ठीक है ना, या फिर आप इसको 180 को कॉमन लेकर के, ये आसान होता है याद करना, 180 ब्रैकेट में n माइनस टू। ये क्या होता है? किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग का फार्मूला होता है 180 गुणा ब्रैकेट में n माइनस टू। n क्या होता है? उस बहुभुज की संख्या, मतलब कि तीन भुजा वाला, चार भुजाओं वाला है कि त्रिभुज है कि अष्टभुज है कि पंचभुज है, ये वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, समझ गए? वेरी नाइस। तो यहां पे कह रहा है इनका दे रहा है 1080, तो इसका मतलब ये आपको 1080 दे रखा है, ठीक है ना, 1080 ऐसे नहीं लिखा जाता। ये रहा आपका 1080, 1080 बराबर हो जाएगा 180, ये आ जाएगा n माइनस टू। अब इसको सॉल्व करके हम पहले n निकाल लेंगे। तो देखो जीरो से हमने जीरो काट दिया, 8 1 9 और 8 1 9, 9 से कटेंगी ये संख्या है, तो 9 दूनी 18 हो जाता है, और ये कटोगे 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, 12 बार में कट गया। फिर 2 से काटा, 2 6 12, 6 आ गया, तो n माइनस टू की वैल्यू 6 हो गया, तो 2 को इधर भेजोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो n आपका जो निकल करके आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये ज्यादा शॉर्ट तो नहीं हुआ ना किसी को? ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि यहां जिस बहुभुज की बात हो रही है वो ऑक्टागन की बात हो रही है, 8 भुजाओं वाले बहुभुज की बात हो रही है, ठीक है ना, इस तरीके से कुछ है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज इसने ये नहीं पूछा है कि किसनी कितनी भुजाएं हैं, इसने पूछा बाह्य कोण की माप क्या होगी। तो एक चीज याद रखना, किसी भी त्रिभुज मतलब कोई भी अगर बहुभुज है उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बार मैं फिर बोलता हूं, नोट कर लो, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अगर हमें समबाहुभुज दे रखा है और उसमें से किसी एक बहुभुज का कोण निकालना पड़े, बाह्य कोण की वैल्यू निकालनी पड़े, तो उसके लिए फार्मूला एक होता है, वो मैं बता देता हूं। बहुभुज का बाह्य कोण, किसी, पेन क्यों नहीं चलना, अच्छा रुक जाइए, हाँ यहां पे लिख लीजिए, किसी बहुभुज का बाह्य कोण थीटा बराबर होता है 360 बटा में n। n क्या है? उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो यहां पे अगर हमें थीटा पता करना है, उसने कोण ही पूछा हुआ है, थीटा अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, 360 हो जाएगा आपका, 360 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, भुजाएं कितनी है, n निकल के कितना आया है, 8 आया है, तो ये आ जाएगा। अब इसको 8 से काटिए जरा, तो कैसे कटेगा, 8 चौके 32, 4 बार गया 6 60, 8 पचे 4 बचा 32 4 36, 40 हो गया, 8 पचे 40, तो 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों को इसमें देखिए, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले और कॉन्सेप्ट को याद रखने की चीजें, तो शॉर्ट नोट बना के लिख लो। एक तो ये फार्मूला लिख लीजिए, एक ये वाला थीटा वाला लिख लीजिए, एक आप जो मैंने अभी बात बताई है वो याद रख लेना कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है, ये लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा आपका। पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी लंब प्रिज्म का प्रत्येक आधार एक 8 भुजा वाला बहुभुज है, ठीक है, इसके सभी फलकों, किनारों तथा शीर्षों की संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब कि अगर हम बात करें, क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेस, एज एंड वर्टाइसेस ऑफ द राइट प्रिज्म हैविंग ईच ऑफ द बेस ऑफ पॉलीगन ऑफ 8 साइड, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूं। उसने बोला कि बेस जो है 8 भुजाओं वाला है, तो एक 8 भुजा वाला बेस बनाते हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 8, इस तरीके से। वही सेम शेप ऊपर भी बनाओ, 1 2, छोटा हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, अरे यहाँ पे थोड़ा सा गलत होगा, रुक जाओ, समझ लो ये 8 ऑक्टागन बनाना है हमें, ठीक है ना।
1 2 3 4, इस तरह से ये 8 बन गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है उसका ध्यान दो। इसको ना प्रिज्म बनाने के लिए 3D में सोचो, जैसे ये मेरी 5 उंगलियां ऊपर है 5 नीचे, तो ये वाली उंगली का छोर इस वाली उंगली से मिलाओ, इस वाली उंगली का इस वाली से, जो ऐसे मिलेगा, ठीक है ना, ये ऊपर। तो इसी तरीके से हमें मिलाना है। तो ये आपका चला जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, ये वाली साइड आकर के इस वाली साइड से कोने से मिल जाएगा, ये कोना आपका इससे मिल जाएगा, ये वाला इससे मिल जाएगा, ये वाला इससे मिल जाएगा, ये वाला इससे मिल जाएगा। तो ये एक 3D में आपका प्रिज्म तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें फेस की नंबर ऑफ फेस बताओ कितने होंगे। तो फेस क्या होता है, एक शकल तो एक ऊपर ये फेस दिखेगा, एक नीचे इसी तरीके से दिखेगा, और सोचो हर 2 लाइन के बीच में एक फेस, ये हर 2 लाइन के बीच में ये फेस, तो टोटल आपको कितने फेस दिख जाएंगे। ये 8 का है ना, तो 8 तो यहां से बगल से मिल जाएंगे, 2 ऊपर, तो 10, 8 2 10 हो जाएगा ऊपर नीचे। फेसों की संख्या 10 हो गई। वर्टेक्स कितने होंगे, वर्टेक्स का मतलब होता है कोने, कोने कितने मिलेंगे, 1 2 इस तरीके से 8 कोने ऊपर और 8 ही कोने नीचे मिलेंगे, तो 16 हो गया। एज कितनी हो जाएगी बताओ, एज मतलब किनारा, तो 8 किनारे ऊपर, 8 किनारे नीचे और 8 किनारे बगल में, 8 3 24, तो टोटल 24 किनारे हो जाएंगे। इसने पूछा है इन सबका सम कितना होगा, शीर्षों सबका योग कितना होगा, जोड़ दीजिए। 6 4 10 का 0 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 0 एक ही ऑप्शन के लास्ट में दिख रहा है डी में, तो ये तो होंगे ही नहीं, तो बाकी जोड़ भी लो, 2 3 4 और 1 5, 50 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 50। तो देखो अगर आप ये भी लास्ट डिजिट वगैरह भी नजर में रखते हैं तो भी आप टाइम बचा पाओगे, क्योंकि पेपर में याद होगा आप लोगों को, जो लोगों ने दिया होगा कि कैसे टाइम भागता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो 5 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठवें क्वेश्चन पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल ABCD में कोण C 72 डिग्री है और D 80 डिग्री है, A और B के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो कोण AOB की माप क्या होगी ये बता दीजिए, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD C इक्वल टू दे रखा है 72, D दे रखा है 80, द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B मीट एट द पॉइंट O पे, ठीक है ना। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB। तो देखो ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसका मैं आपको बनाता हूं फिगर, ठीक है ना। जब आप फिगर बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। चलो एक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले बना लेते हैं। ये हमने बना दिया आपका एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो अरे अच्छा नहीं बना, रुक जाओ फिर से बनाता हूं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चलो समझ लो, ठीक है ना। ये हो गया आपका A B C और D, ठीक है ना, इस तरीके से बन गया। अब आप उसने क्या कहा, रहा है एंगल C जो है 72 है, ये आपका हो गया 72 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अच्छा D को कह रहा है ये 80 डिग्री हो गया, कोई बात नहीं है। कह रहा है एंगल A और B के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं, तो A का समद्विभाजक B का समद्विभाजक यहाँ पे आकर के कहाँ मिल रहे हैं, ये O पे मिल रहे हैं, ये बिंदु O हो गया, ये समद्विभाजक है, इसका मतलब ये आपस में बराबर हो गए, ये कोण आपस में बराबर हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछना चाह रहा है इस वाले कोण को, ये मान लिया हमने थीटा है, इस थीटा की वैल्यू पूछना चाह रहा है आपसे, तो बताओ कैसे करोगे। मैं फिगर को थोड़ा और बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना। देखिए बड़ा हो जाएगा, अच्छा अच्छा, ये इतना समझ लीजिए, ये फिगर जो है आपका इतना बड़ा है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा और साफ दिखेगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए एक चीज दिमाग लगाओ, आपको ये थीटा निकालना है, ये बीच वाला कोण निकालना है, क्या करोगे आप। सबसे पहला दिमाग तो ये लगाओ कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इसके चारों कोणों का योग 360 होगा, ठीक है, वेरी नाइस। तो आपके पास हो जाएगा 80 प्लस 72 और प्लस A प्लस B, ये आ जाएगा 360 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, वेरी नाइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से A प्लस बी एक साथ कितना आ जाएगा, तो A प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये कोण है, याद रखना ये कोण है, मैं साइन भले साइन नहीं लगा रहा हूं तो क्या, देखो ये हो जाएगा 80 में 72 जोड़ो कितना हो जाएगा, 80 में 80 जोड़ते हो तो 8 दूनी 16, 160 होता है, लेकिन ये 8 कम है, तो 160 में से 8 घटा दोगे तो 152 आ जाएगा। ये आ गया आपका 152, इस 152 को इधर ले जाके माइनस कर दो, 360 में से माइनस कर दो 152। तो देखिए छोटी छोटी कैलकुलेशन आप लोग मन दिमाग में करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। 360 में से 152 जब आपका चला जाता है, तो अगर मैं बात करूं तो 60 में से 50 चला गया तो 10 बचता है, 8 चला गया 2 बचता है, देखो 10 में से 2 गया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0, ये बच गया 3 में से 1 गया 2, तो 208 आ गया किसका, A प्लस B का एक साथ वैल्यू,
अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ए और बी को अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ए और बी को एक साथ ही कैलकुलेट करना है जहां भी करना है। तो ए प्लस बी एक साथ अपने पास आ गया कितना 208। अच्छा ये सब समद्विभाजक हैं, तो ये और ये भी समद्विभाजक के पार्ट है। तो अगर मैं इस पूरे का बाई 2 कर दूं तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका प्लस इसका आ जाएगा, अंदर वाले का, ये जहां मैं पेन चला रहा हूं रेड वाला, इनका सम आ जाएगा। वेरी नाइस। तो ये आ जाएगा 104, 208 को आधा करोगे तो 104 आ जाएगा। इसका मतलब इसका प्लस इसका, इन दोनों का सम आ गया आपके पास 104 डिग्री, ठीक है ना। अब अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी इस वाले त्रिभुज में लगाऊं AOB में, तो AOB में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो दो कोणों का योग ऑलरेडी दे रखा है 104, तो 104 और मान लो ये थीटा है प्लस थीटा, ये मिलाकर के 180 होने चाहिए आपके। आप कहोगे बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, 180 में से माइनस कर दीजिए 104 को, तो 100 अगर माइनस करते तो 80 आता, 4 और माइनस कर दिया तो 76 आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 76 डिग्री, ठीक है ना। ये तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका कितना क्वेश्चन हो गया, 6 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। मैंने जैसा कि बताया आज का क्वेश्चन जो कलेक्शन है वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपके सबसे टफ वाले क्वेश्चन एक तरीके से मैंने कलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपका 7th नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें देख लिए क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ, ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे कह रहा है आपसे कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसकी परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी भुजाओं में अनुपात 5:6 है। आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, पाई की वैल्यू ये दे रखा है, ठीक है ना। चलो इस पे करते हैं डिस्कशन। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल यह है। वृत्त का क्षेत्रफल पहले होता क्या है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी कितना, 616, इतना दे रखा है। अच्छा लेकिन पूछा क्या, आयत का क्षेत्रफल। कह रहा है इसकी परिधि जो है एक आयत के परिमाप के बराबर होता है। तो मुझे ये बताओ जरा, आप यहां आ जाओ, मतलब मैं खुद को बोल रहा हूं, ठीक है ना। एक बात बताओ मुझे, क्या पूछ रहा था मैं, कुछ बात पूछ रहा था। हाँ, ये मैं कह रहा था कि जो आपका वृत्त होता है, वृत्त का परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, आप कहोगे 2πr, ठीक है ना। वृत्त का परिमाप कितना होता है, आपने कहा कि सर 2πr होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2πr। कह रहा है कि ये 2πr बराबर है किसके, एक आयत के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, L प्लस बी होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो यही एक काम कर लो, ये 2 से 2 निपटाई दो, पाई, इसका मतलब पाई आर बराबर हो जाएगा L प्लस बी के, ठीक है ना। ये आपको निकालना है, और आप मतलब आपको तो निकालना है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अभी निकालते हैं। देखो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पता है, लंबाई और चौड़ाई नहीं पता है। तो हम यहाँ पे रख करके लंबाई चौड़ाई को हम निकाल लेंगे। हम मान लेते हैं लंबाई इसका 5x है और चौड़ाई 6x है, तो अनुपात हट जाता है, ठीक है ना। वेरी नाइस। लेकिन हमें यहाँ r पता होना चाहिए। r कैसे पता चलेगा, यहाँ से, यहाँ रखो सारी वैल्यू। ये आपका आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616, ठीक है ना। यहां से अब अगर आप r कैलकुलेट करोगे, ये 7 इधर चला जाएगा और 22 जो है नीचे आ जाएगा। तो आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगा 616 गुणा 7/22, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखो तो आप एक चीज पकड़ पा रहे होंगे, 6 एक 7 में से एक गया, 6 6 12 में से एक गया 11, ठीक है ना। ये भी 616 जो है ये भी 11 से डिविजिबल है और 22 भी 11 से डिविजिबल है। तो काट दो, 11 दूनी 22 और ये आ जाएगा 11 5 55 और 6 11 छक्का 66, 56 आ गया। 2 से इसको काटा, 28 दूना 56 होता है, 2 दूनी 4, 2 चौक 2 अठे 16, ये 28 आ गया। तो ऊपर आपका आ गया 28 गुणा 7। तो 28 गुणा 7 को मैं ये लिख सकता हूँ 4 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है ना। क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ आर स्क्वायर दिया है। तो आर कितना आ जाएगा बताओ, तो आर बराबर आपका हो जाएगा, इसका एक पेयर ले लो 7 गुणा 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2, 4 7 दूनी 14, तो आर की वैल्यू जो निकल करके आ गई वो 14 आ गई, ठीक है। आर पता चल गया अब हमें। अब यहां पे सारी चीजें रखते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 और आर कितना है इंटू 14 बराबर एल प्लस बी। देखो एल प्लस बी हमारे पास कितना है, ये 5x है लंबाई, ये 6x है, तो हमने रख दिया 5x प्लस 6x को जोड़ोगे तो 6 5 11x आ जाएगा एक साथ, ठीक है ना।
तो 7 दूनी 14 हो गया, 11 से इसको काटा, 11 दूनी 22, तो x निकल के आपके पास आ गया 4। हमने x क्यों निकाला? क्योंकि हमें आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की जरूरत थी, इसलिए हमने x निकाला। अब हमारे पास पूरा भुजा एग्जैक्ट पता चल जाएगी। तो भुजा कितनी आ जाएगी बताओ आयत की? अनुपात से हम सीधा आगे किसमें? अनुपात से आगे सीधा वैल्यू में। तो x की वैल्यू 4 है, तो एक भुजा हो जाएगी 5 चौके 20, दूसरी भुजा हो जाएगी 6 चौके 24। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पता चल गया 20 और 24, तो यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 20 गुना आप 24 करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 दूना 48 होता है ना, 48 ही तो होता है। 24 दूना 48, तो 480 इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहीं दिया है क्या? 480 ये रहा डी ऑप्शन में, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के सारे क्वेश्चन अपने आप में काफी कैलकुलेटिव लिए हैं हमने, ठीक है ना। तो आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जिसको ये जो चाहता है कि मेरे 30 में 30 मैथ में सही हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है ये सारे क्वेश्चन को एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको करने में। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां आपसे कह रहा है कि आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले किसी लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का आयतन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों के ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैंने 3D पढ़ा रखा है, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें CSA, तो सिलेंडर का जो CSA होता है, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH। इसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी? 94.2 दे रखी है 2 पाई RH की वैल्यू, ठीक है ना। पाई की वैल्यू देखो 3.14 दे रखा है। एक तो यहाँ स्पेस कम होता है ना, तो कैलकुलेशन करने में मजा नहीं आता। रुको पेज को थोड़ा और ऊपर करता हूं मैं, ठीक है ना, केवल हिंदी वाले को रखता हूं यहाँ, हाँ ठीक है। अच्छा यहाँ सोल्यूशन करते हैं। आपके पास दे रखा है 2 पाई RH, इसकी वैल्यू दे रखा है 94.2, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा आपसे पूछ के आ रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई R स्क्वायर H, ये होता है बेलन का आयतन। ये आपसे पूछ रहा है, ये हमें निकालना है, हमें ये पता है। तो इसको निकालने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होगी? पाई की, R की और H की। हमें क्या क्या पता है? पाई भी पता है और R भी पता है, H नहीं पता है। तो H इस वाले समीकरण से हम पता कर लेंगे, इस वाले से, ठीक है ना। तो चलो H पता करते हैं। तो 2 गुणा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी पाई की वैल्यू कितना दे रखा है? 3.14, 3.14 गुणा R की वैल्यू 3 इंटू H नहीं पता है, बराबर 94.2। तो ये कितना आ जाएगा? 6, 3 दूनी 6, 3 18, ये 18 समथिंग आएगा। तो और इंटू H, देखो अप्रॉक्स में निकालोगे तो आंसर जल्दी कर पाओगे, ठीक है ना, 0.2। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे 18 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा कुछ, ठीक है ना, 3 4। तो देखते हैं। अब जब आप 18 से 94 के पास जाओगे तो ये 18 5 90 होता है, 18 छक्का, तो आपको जो H मिलेगा ये 5 के आसपास मिलेगा। अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो, क्योंकि देखो दशमलव में है, अभी आंसर अपने आप एग्जैक्ट आ जाएगा, घबराओ मत। तो H आपका आ जाएगा लगभग 5, या तो 5 एग्जैक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हाइट आपको पता चल गई 5। अब ये आपको वैल्यू निकालनी थी, यहां सबको रख दो, क्योंकि ये आयतन है, ये वॉल्यूम है ना, यही आपसे पूछा था, वॉल्यूम बराबर ये है। तो 3.14 गुणा R की वैल्यू 3 है, तो 3 गुणा 3 गुणा H की वैल्यू 5, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा बताओ। तो आपके पास आ जाएगा 5 3 15, 15 3 45, 45 गुणा 3.4, 3.14 गुणा 45 करोगे आप, तो कितना आ जाएगा। तो अगर मैं अप्रॉक्स में जाना चाहूँ, कैलकुलेट नहीं करना चाहूँ, क्योंकि देखो मैं सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, सबको पता है। तो अगर मैं इसको 3 मान के चलूँ, 3.14 को 3 मान के अगर मैं चलता हूँ, इसको 45 मानता हूँ, तो बताओ मेरा आंसर कितना आएगा। तो 45 तियाँ कितना होता है? तो 40 तियाँ होता है, 4 तियाँ 12, 120 हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 20 10 30 135 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 135 से ऊपर मेरा आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। 135 से ऊपर आंसर आना चाहिए। तो जरा देखो कौन सा बन रहा है आपका। 113 ये बनेगा नहीं कभी आंसर, ये काट देना। 127 ये भी कभी नहीं बनेगा। 135 से ये थोड़ा सा ज्यादा है, क्यों? बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 0.14 है, तो ये 35 से 6-7 ज्यादा है, लेकिन ये 69 बहुत ज्यादा है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पेपर में आप अगर इस तरह से अप्रोक्सीमेशन भी लगाते हो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिए, ये 141.30 सेंटीमीटर क्यूब ही आ रहा होगा, 100% गारंटी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन पे ध्यान दे सकते हैं।
चलो आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 8। देखो नंबर पे नहीं जाते क्योंकि मुझे भी भूल गया है कितने नंबर ऊपर लिखा हुआ था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन करने में मजा आता होगा, ठीक है ना। ये 8 हो गया था, ये 9 हो गया, ठीक है ना। यहां पे आपसे कह रहा है, देखिए किसी घनाभ, घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड, कि 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल इतना 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 दे रखा है, इस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है आपको। थोड़ा इसको ऊपर करता हूं मैं। देखो घनाभ कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है, इस तरीके से होता है। देखो ये आपका एक क्यूबॉइड हो गया, ठीक है ना। आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, आप कमेंट करते हो ना तो अच्छा लगता है और फिर मन करता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और डिटेल में जाके समझाऊं मैं, ठीक है ना। ये हो गया, इसकी लेंथ L हो गई, ये विड्थ B हो गई, हाइट जो होती है H होती है। इसने कह रहा है किसी क्यूबॉइड के आसन्न फलक, मतलब एक फलक ये हो गया, दूसरा ये बगल वाला हो गया, एक पीछे वाला हो गया। आसन्न फलक ये 3 फलक होते हैं, ठीक है ना। आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब इसका क्षेत्रफल मान लो 120 दे रखा है, इधर वाले का दे रखा है आपको 96, पीछे वाले का दे रखा है 80 मान लो, ठीक है ना। ये दे रखा है आपको। मुझे बताओ इस वाले फलक का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा। ये तो एक आयत जैसा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई मतलब L इंटू बी, तो L B आपको दे रखा है 120। इस वाले फलक का क्षेत्रफल B इंटू H कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 96, ठीक है ना। इस वाले फलक का कितना दे रखा है, पीछे वाली दीवार का, ये हो जाएगा आपका LH, H इंटू एल, H इंटू एल हो जाएगा, ये दे रखा है आपको 80, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या है, घनाभ का आयतन मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो क्या होता है, LBH होता है, ये रट लेना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, ठीक है ना। ये होता है। अब मुझे ये बताओ इन तीनों से मैं किस तरीके से क्या करूं कि इसमें पहुंच जाऊं, LBH में पहुंच जाऊं। तो आप में से कोई कहेगा कि सर देखो इसमें अगर जाना है तो एक ही तरीका है, सबको गुणा कर दो, सबको मल्टीप्लाई करोगे। तो चलो मैंने कहा ठीक है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेकिन एक समस्या आएगी। मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक डाटा 2 2 बार दिख रहा है, देखो B 2 बार, H 2 बार, 2 बार, तो ये ऐसा आएगा L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, ठीक है आने दो सर। तो 120 गुणा 96 गुणा 80, राइट वाले को भी गुणा कर दिया, ये स्क्वायर में आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें तो LBH चाहिए था, तो कहोगे कि सर एक काम करो इसको सबको रूट में लगा दो, इधर से स्क्वायर हटाओ उधर रूट चढ़ा दो। तो LBH जो आएगा आपका रूट अंडर आ जाएगा 120 गुणा 96 गुणा 80। अब कोई कहेगा कि सर मेरी मैथ थोड़ी वीक है, ये इतना बड़ा रूट कैसे निकालें। तो मेरी बात सुनो, इतना बड़ा रूट निकालने की जरूरत नहीं होती है। क्या करोगे मुझे ये बताओ, 120 को आप क्या लिख सकते हो, 120 को क्या लिख सकते हो। आप कहोगे कि सर इतना तो लिख ही सकते हैं कि 12 गुणा 10, 12 दहा 120 होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ 96 को क्या लिख सकते हो। अब मुझे ये दिख कैसे रहा है, यहां 80 दिख रहा है तो 8 इसमें है, 12 8 96, इसको मैं लिख सकता हूं 12 गुणे 8। 80 को क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे कि सर 8 गुणा 10 लिख दो, बस रूट निकालने का टेंशन खत्म। पेयर पकड़ो बाहर निकाल लो, 12 का पेयर मिल गया, एक 12 बाहर आ गया, एक 10 का पेयर मिल गया, एक 10 बाहर आ गया, एक यहां पे, अच्छा ये दोनों 8 के पेयर मिल गए तो 8 बाहर आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो देखिए 12 8 96 और एक जीरो लगा दो तो 960, तो 960 जो होगा इसका वॉल्यूम आ जाएगा, डी ऑप्शन पे दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 960 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, किसी को अगर ऊपर नीचे लगा हो कि कहाँ है। ये रहा पूरा क्वेश्चन आपका, ये रहा इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है ले लीजिए। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को, मैं उसी अच्छे तरीके से सॉल्व भी करा रहा हूँ, आपको ज़्यादा मेहनत ना पड़े। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, हिंदी में ही देख लेते हैं क्योंकि स्पेस भी चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ये आ गया। इसमें आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में BC 4 सेंटीमीटर है, AC 5 है और एंगल B 90 है, एंगल DEF में D 90 है, FE 5 है, ये है, ठीक है। अच्छा तो 2 ट्रायंगल आपको दे रखा है, तो 2 ट्रायंगल पहले बना लो, एक सेकंड। तो 2 ट्रायंगल हमने बना दिया, एक ये एक ये। और मैंने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि इसने 90 डिग्री एक दे रखा है, तो 90 एक का है तो राइट एंगल ही बनेगा, ठीक है ना। तो ABC, B पे 90 डिग्री है, यहाँ पे दे रखा है तो ये 90 हो गया आपका। इस वाले में देखिए D को 90 दे रखा है, कहाँ गया, ये रहा यहीं पास में, ये दे रखा है आपको 90, ठीक है ना। तो D आपका 90 है तो D यहाँ आना चाहिए, DEF, ठीक है ना। तो ये 90 हो गया। अच्छा अब आगे क्या क्या दे रखा है उन सब की बातों को नोट करो। कह रहा है BC 4 है, BC यहाँ 4 है,
AC 5 है, AC कहाँ है, ये 5 है, तो ये अपने आप 3 आ जाता है, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, ये अपने आप आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे DE कितना दे रखा है, DE आपको 4 दे रखा है, DE ये 4 दे रखा है, और आपको दे रखा है FE 5 दे रखा है ये वाला, तो ये अपने आप 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन किसके सर्वांगसम है। सर्वांगसमता चैप्टर मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो देखो बिल्कुल सही फिगर भी बना हुआ है। ये 5 वाला, ये 5 वाले के साथ है, ये 3 वाला इस 3 वाले के साथ है, 90 वाला 90 वाले के साथ है। तो देखो यहाँ पे A है, तो A है, A ऊपर है, तो आपको यहां से जो शुरू होना चाहिए F से शुरू होना चाहिए, तो यहां F से नहीं D से शुरू है, तो ये ऑप्शन काट दो, नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि सर्वांगसम यही कहता है कि जो कोण जिस कोण के बराबर है वो एक दूसरे से उसी तरीके से पढ़े जाने चाहिए। ठीक है ना। अच्छा देखो यहां कह रहा है ये B है, यहां D है, B 90 है, D भी 90 है, हाँ B 90 है, D भी 90 है, सही बात है, पहला मिल गया। कह रहा है ये A है, ये F है, A यहां पे है, A F यहां पे है, दोनों में ऊपर ऊपर है, दोनों त्रिभुजों में, ये भी बात सही है। फिर C है, फिर E है, या एक तरीका और लगाया करो, भुजाओं की लंबाई काउंट किया करो। देखो BA और ये DF क्या बराबर है, BA और DF, BA 3 दे रखा है, DF 3 दे रखा है, सही है। उसके बाद देखो AC क्या FE के बराबर है, AC 5 है, FE भी 5 है, सही है। अब BC क्या DE के बराबर है, BC का है 4 है, DE 4 है, बिल्कुल, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से बाई ऑप्शन भी ऐसे क्वेश्चंस को आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, सर्वांगसम यही कहता है कि जो जिस वाले के सापेक्ष आ रहा है वो आपस में बराबर होंगे, चाहे भुजा हो चाहे कोण हो। ठीक है, तो आई थिंक ये आज का अपना आखिरी क्वेश्चन था। मैंने आज के कम क्वेश्चन लिए हैं, क्यों, क्योंकि आज के जो सारे क्वेश्चन थे सारे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन थे और सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए थे। आज के वाले क्वेश्चन जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो है या तो छोड़ के आते हैं या इतना टाइम लगा करके सॉल्व करते हैं कि उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, अदर पेपर छूट जाते हैं, अदर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आज जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया है, कई जगह ऑप्शन, कई जगह आपको अप्रॉक्सीमेशन लगा करके, अप्रॉक्स लगा करके कैलकुलेशन करना, तो इन सारी बातों पे अगर ध्यान दोगे तो आप अपना काफ़ी सारा टाइम जो है सेव कर पाओगे पेपर में। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, शुरू तो नहीं करना है, अब अपना आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अपने एक दो दोस्त को तो जरूर जोड़ लेना, क्योंकि अभी थोड़े सब्सक्राइबर की नीड है। उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा वीडियो में। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय। आप लोगों को अपना भाई मान के ही, भाई बहन मान के ही मैं कहता हूँ, कमेंट करते ये बातें बोलता हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।